हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तेरे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे। आप लोग में से कई लोगों ने इस कहानी को पढ़ने की इच्छा जताई है। आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर वफा अब हम करेंगे की नाम से अर्चना वर्मा सर्च करें तो प्रतिलिपि एप्लीकेशन पर यह मिल जाएगी। वहां पर यह कहानी पूरी हो चुकी है। अब आगे कहानी। शिवम और आदित्य से नज ने रणविजय की सिचुएशन स्टेबल होने का कह दिया, इसलिए दोनों उसके रूम में आकर बैठ गए थे। किसी भी वक्त रणविजय को होश आ सकता था। डॉक्टर की कही हुई बात को सोचकर आदित्य के दिल और दिमाग में जहां दूसरी जंग छिड़ी हुई थी, वही शिवम आगे की पूरी बात जानने के लिए एक्साइटेड था। तो फिर क्या आपने दादाजी से इस मैटर में बात की? शिवम ने पूछा। नहीं, मैं डैडी से जब तक बात कर पाता, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था, आदित्य ने अफसोस भरे शब्दों में कहा। मतलब? आदित्य की बात शिवम के समझ में नहीं आई। खुद की शादी के बीच की भागदौड़ तो तुम समझ ही सकते हो। मिनट भर भी कोई तुम्हें अकेला नहीं रहने देता, जिसमें भी कि घर मेहमानों से भरा हो। इन सब के बीच में मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं मिला कि मैं डैड के साथ बैठकर इस मैटर पर डिस्कस कर सकूं। इन सब के बीच मेरे दिमाग से बात निकल गई, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। मैं अपनी शादी के तुरंत बाद अंजलि के साथ हनीमून पर एब्रॉड निकल गया। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि रणविजय ने जाते वक्त मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा था। मैंने उसे फ़ोन लगाया तो नॉट रीचेबल बता रहा था। डैड उस वक्त रानावत अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। आशुतोष भाई भी इंडिया में नहीं थे। ऐसे में रणविजय से कांटेक्ट करने का मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अभिनव और अदम्य भी ऑस्ट्रेलिया ही आए हुए थे। इंडिया का सारा बिजनेस उस टाइम साधना आंटी और आहूजा अंकल के हैंडओवर था। मैंने कई बार रणविजय के बारे में उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं देता था। ये ट्रिप हमारा 3 महीने से ऊपर का था, फिर भी मेरा मन जाने क्यों सब चीज़ों से बेजार हो गया था और हम 1 महीने में ही वापस चले आए थे। तब तक इसी बीच सब कुछ खत्म हो गया था। आदित्य ने बेहद अफसोस से, दुख और अफसोस के साथ रणविजय के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जो कि दवाइयों के असर से सो रहा था। इधर शिवम बेवकूफ़ की तरह आदित्य की ओर देख रहा था। आधी बात उसके समझ में आई थी और आधी नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर आदित्य मुस्कुरा दिया। अभी भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, आदित्य ने हल्के से शिवम के सर पर मारते हुए कहा। मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि क्या आपके वापस आने से पहले ही ईशानी आंटी चली गई थी? शिवम ने पूछा। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए इंडिया आने के साथ ही मैं सबसे पहले रणविजय से मिलने के लिए उसके घर जाने वाला था, पर मम्मी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने बताया कि रणविजय रानावत पैलेस में है, मैं जाकर वही उससे मिल लूं। मुझे थोड़ी खुशी भी हुई और हैरानी भी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉम डैड आशुतोष भाई सब काफ़ी दुखी है और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि मेरा भाई वापस घर आ चुका है और अब मैं जब चाहूँगा उससे खिड़की के रास्ते ही मिल सकता हूँ। हालांकि उस दिन अंजलि को मायके जाना था, यानी कि आहूजा निवास में, पर मैं अंजलि से सॉरी कहते हुए सीधे रानावत पैलेस की ओर भागा। घर में कोई नहीं था, ना ही रणधीर अंकल और ना ही साधना आंटी। काका ने मुझे सीधे रणविजय के रूम में जाने का इशारा कर दिया। वहां जाकर मैंने देखा कि रणविजय चुपचाप बेड पर लेटा हुआ नव्या की बेसिर पैर की बातें सुन रहा था। वहीं पर अभिनव भी था। रणविजय ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने रणविजय की तरफ गौर से देखा। यह मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता था। महीने भर में ही रणविजय की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वह सालों से बीमार हो। बिल्कुल हड्डी का ढांचा रह गया था। उसके एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और दूसरे हाथ में ड्रिप। मैंने एक पूरी नज़र रणविजय के कमरे में दौड़ाई।
वो कमरा कम हॉस्पिटल का रूम ज्यादा लग रहा था, हर तरफ मशीनें ही लगी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तू वापस घर आ गया है और तूने मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और यह सब तो छोड़। यह क्या हालत बना रखी है अपनी। इन महीनों में मैंने तुझे कितने सारे फ़ोन ट्राई किए, तूने एक बार भी मेरी फ़ोन का आंसर देना तो दूर कॉल बैक करना भी जरूरी नहीं समझा। आदित्य के पास रणविजय के लिए ढेरों शिकायतें थी, पर रणविजय को तो जैसे इन सब बातों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह घबराई हुई आंखों से नव्या की तरफ देखने लगा। रिलैक्स रिलैक्स रणविजय भाई, नव्या ने रणविजय को रिलैक्स कराते हुए कहा। यह आदित्य भाई है, आपका दोस्त और मेरा भी भाई है, पर आप मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई हो। नव्या ने आगे बढ़कर रणविजय को आदित्य से इंट्रोड्यूस कराया। ये सुनकर रणविजय ने अपनी आंखें बंद करके जैसे कुछ याद करने की कोशिश की। वहीं ये सब सुनकर आदित्य की आंखें हैरत के मारे और बड़ी हो गई। भाई, आप कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो, आपको खुद इसके बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। नव्या ने धीरे से रणविजय के ड्रिप लगे हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए कहा। पर आदित्य को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से नव्या को ऐसा करते हुए देखकर वो बिल्कुल परेशान हो गया। वह तेजी से रणविजय के पास भागकर बेड के पास आया और नव्या की तरफ देखा। यह क्या है नव्या, और तू इस तरह से क्यों बोल रही है? नव्या ने आदित्य के होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप कराया और रणविजय नस के हाथ से दवाई लेकर धीरे से रणविजय को अपने हाथों से खिलाया। अब रणविजय भाई, आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं इस बंदर से निपट कर आती हूँ। नव्या रणविजय के पास से उठती भी बोली। मुझे छोड़कर मत जाओ, कहीं तुम भी चली गई तो। रणविजय किसी तरह से अपने शब्दों को जोड़कर बोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई, मैं आप ही के साथ और आप ही के पास रहूंगी, जब तक कि भाभी और जिंदगी वापस नहीं आ जाते। आप थोड़ा सा आराम करो, मैं यही सोफे पर बैठी हूँ। ओके, नव्या ने धीरे से रणविजय के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस समय ऐसा लग रहा था कि हर वक्त लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवाने वाली छोटी सी नव्या रणविजय की बड़ी बहन बन चुकी थी। रणविजय ने आंखें बंद कर ली। नव्या ने अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर किया और नस को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। तू कब आया? भीगी हुई आंखों के साथ अभिनव ने आदित्य को गले लगाते हुए पूछा। बस अभी ही आ रहा हूँ। मॉम ने बताया कि रणविजय वापस आ गया तो मैं दौड़ते हुए इधर ही आ चुका गया। पर यह सब क्या है? आदित्य ने अभिनव से पूछा। जवाब में अभिनव आदित्य के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। बस करो अभिनव, इसीलिए मैं तुमको यहाँ लेकर आना नहीं चाहती हूँ। भाई को तो मैं अच्छे से संभाल पाती नहीं हूँ, पर तुम्हें संभालना पड़ जाता है। नव्या ने अभिनव को लगभग डांटते हुए कहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नव्या, मैं अपने दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकता। तुम जानती हो ना, मेरे लिए रणविजय से बढ़कर कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरे अपने पेरेंट्स भी नहीं। जब अनजानी नज़रों से मेरी तरफ देखता है, ऐसा लगता है जैसे कि मुझे किसी ने तपती धूप में रेगिस्तान में अकेले छोड़ दिया है। वो हमेशा मुझे सर्द गर्म से बचाता था, उसको ऐसे हालत देखकर मैं अकेला हो गया हूँ नव्या, अभिनव ने भरे हुए गले से कहा। नव्या ने उसके हाथ में पानी का ग्लास थमा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिनव, डॉक्टर ने कहा है ना, और फिर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। उसने अभी मुझे पहचाना है, फिर धीरे धीरे सबको पहचान लेगा। पर प्लीज़ इस तरह से करोगे तो कैसे होगा? प्लीज़ मुझे कोई भी बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? रणविजय इस हालत में कैसे पहुंचा है और ईशानी कहाँ है? आदित्य ने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ते हुए पूछा। ये सब कुछ उसी ईशानी की मेहरबानी है, अभिनव ने गुस्से से कहा। मतलब? अभिनव की इस बात पर आदित्य ने हैरानी से अभिनव की तरफ देखा। मैं बताती हूँ, नव्या ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। तुम्हारी शादी के बाद जिस दिन तुम अंजलि भाभी के साथ अब्रॉड के लिए निकले, उसी दिन मॉम डैड और रणधीर अंकल
ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए थे। वहां पर उनकी कोई एक बिजनेस डील थी। रानावत ग्रुप से लेकर रॉयल्स राजपूताना का काफी काम रणविजय भाई बैकडोर से देखते थे। ये बात लगभग सबको पता थी, सिवाय रणधीर अंकल के। नेक्स्ट फ्लाइट से हम लोग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। यहाँ पर बस आहूजा अंकल और साधना आंटी रह गए थे। सब कुछ अच्छे से जा रहा था, लेकिन इस बीच में एक बार भी रणविजय भाई का फोन मेरे पास भी नहीं आया। यहाँ तक कि यह पूछने के लिए भी नहीं कि मीटिंग का क्या हुआ। करीब 8 दिनों के बाद आहूजा अंकल का कॉल रणधीर अंकल के पास आया और उन्होंने बिना कुछ बताए हुए उनको वापस इंडिया आने के लिए कहा। बहुत पूछने पर बस उन्होंने इतना कहा कि रणविजय भाई का कोई पता नहीं लग रहा। वह कहाँ और किस हाल में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पुलिस की मदद भी ले ली थी, लेकिन पुलिस भी उनको ढूंढने में नाकामयाब हो रही थी। रणधीर अंकल भले ही रणविजय भाई से काफी नाराज थे, लेकिन सुनते ही परेशान हो गए और बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकल गए। जैसे ही हम लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, हम सब भी वहां से इंडिया के लिए निकल पड़े। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि रणविजय भाई का मेजर एक्सीडेंट हुआ है और वह लगभग कोमा में है। डॉक्टरों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर पता नहीं कैसे शायद ये सब की दुआओं का असर था कि रणविजय भाई बच गए और कोमा से धीरे धीरे बाहर आ गए। डॉक्टर के अनुसार अभी भी ये सेमी कोमा की स्थिति है। ऐसे में वो आंखें खोलकर क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ नहीं पता। नव्या धीरे धीरे बता रही थी, पर यह एक्सीडेंट हुआ कैसे और ईशानी कहाँ है? आदित्य ने पूछा। जिस रात रणविजय का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय रणविजय और ईशानी में झगड़ा हुआ था। शायद उसके अगले ही दिन इन दोनों के तलाक के केस की अंतिम सुनवाई थी। ईशानी घर छोड़कर जा रही थी और उसे रोकने के लिए रणविजय उसके पीछे दौड़ा था। इसी बीच एक ट्रक के नीचे आ जाने के कारण वह तो पलटकर देखने भी नहीं आई कि यह जिंदा है या मर गया। बताते हुए अभिनव फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन रणधीर अंकल का कहना है कि उन्होंने ईशानी का पता लगाया था और जहां तक उन्हें पता लगा ईशानी ने ही रणविजय भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। जब सब कोई रणविजय भाई का पता लगाते लगाते हार चुके थे, तब अंकल के पास रणविजय भाई का एड्रेस भी ईशानी ने ही भेजा था कि वह कहाँ और किस हॉस्पिटल में है। पर खुद ईशानी भाभी वहां नहीं थी। कोई कुछ बता नहीं रहा भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर भाभी शिवी को लेकर कहाँ चली गई। पुलिस से लेकर हर तरह की जांच एजेंसी भाभी और शिवी को ढूंढ रही है, पर कोई पता नहीं चल रहा। इस वक्त भी रणधीर अंकल साधना आंटी के साथ भाभी की तलाश में ही गए हैं। प्लीज ईशानी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा, प्लीज। रणविजय नींद में भी बोलने की कोशिश रहा था। उसकी बातें स्पष्ट नहीं हो रहे थे, पर इतनी तो थी जितना कि यह तीनों समझ सकते थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सबका दिल रो पड़ा। नव्या तो दौड़कर रणविजय के पास उसके बेड जाकर बैठ गई और धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, इस मीटिंग में काफी कुछ एक्सप्लेन भी करना था, इसलिए रणविजय भाई ने फोन करके अभिनव को बुलाया था और सारी फाइल अभिनव को देकर मुझे अभिनव के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कह दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भाई ने इसके कम दिमाग होने के कारण मुझे जबरदस्ती भेज दिया। अगर मैं ये जानती कि मेरे जाने के बाद भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं कभी भी भाई को छोड़कर नहीं गई रहती। बताते हुए नव्या फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी बात थी वह रणविजय ही बता सकता था, पर रणविजय की ऐसी हालत नहीं थी कि वह कुछ बोल भी सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। रणविजय को अपने पैरों में पर खड़े होने में लगभग 6 महीने का समय लगा। इस बीच रणविजय ने सभी लोगों को लगभग पहचान लिया था, या फिर यह कहो कि डॉक्टर के निर्देशानुसार धीरे धीरे तस्वीरों के सहारे रणविजय को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके दिमाग में काफी कुछ मेमोरी लॉस कर दी थी, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए खुशनुमा पल भी उसे याद नहीं थे। बस याद थी तो उसकी बेटी,
उसकी जिंदगी और ईशानी का जबरदस्ती उसके पास से उसे खींच कर लेकर जाना, ईशानी का उसके साथ झगड़ा करना, ईशानी का उस पर इल्जाम लगाना, तुम बेवफा हो, और रातों को रणविजय का नींद में भी चिल्ला कर उठना, मैं बेवफा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज ईशानी मुझे छोड़कर मत जाओ। तारांकन 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 तारांकन। सारी बातें बताते बताते आदित्य शिवम की तरफ मुड़ा और बोला, जानते हो शिवम, सबको ऐसा लगता है कि रणविजय ईशानी को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उससे अपनी जिंदगी वापस ले सके, उसको उसके किए की सजा दे सके, पर ऐसा है ही नहीं। मैं जानता हूँ, होश में आने के बाद उसने अपने स्तर पर सारी चीजों का पता लगाया है, पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसिंग है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वह खुद जिम्मेवार है इस कंडीशन का, और आज भी रणविजय ईशानी को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वह ये साबित कर सके कि हम बेवफा ना थे। वह जो लोग अपनी वफा का यकीन दिलाकर वफा अब हम करेंगे का इतिहास लिखने वाले थे, आज अपनी वफा का खुद यकीन नहीं ले पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए यही यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।